नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज बातें होंगी हम सब के बीच मुगल सल्तनत के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल के विषय में। उत्तरवर्ती मुगल काल में आप सबको देखते हैं कि औरंगजेब के पतन के पश्चात आपको उत्तरवर्ती मुगल काल जो था, यहाँ पे राजवंशों का कहीं न कहीं आपको देखने को जो मिलता है उसमें ये मिलता है कि केंद्रीय सत्ता एकीकृत नहीं थी। सत्ता का जो था वो छीट फूट कई छोटे छोटे राज्यों का प्रादुर्भाव हो गया था। जैसे बंगाल स्वयं को स्वतंत्र रियासत घोषित कर लिया था, अवध स्वतंत्र रियासत के रूप में, हैदराबाद स्वतंत्र रियासत। तो ये सब जो थे कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि सबको पिरो के बांध के एक में रखे रहे। और इसके लिए कहीं न कहीं औरंगजेब के धार्मिक नीति जो थी वो स्वयं में जिम्मेदार मानी जाती है। औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति जो थी वह मुगलिया सल्तनत को ले देकर डूब गई। ठीक ना। उसको डूबने में बहुत बड़ी सहायक भूमिका जो थी वो आपको किसकी थी? तो मुगलिया सल्तनत की थी। तो आइए जो भी रहा हो, आइए हम प्रश्नों के श्रृंखला को करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों के श्रृंखला को। ये देखिए पहला ही सवाल रहा कि औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन को प्राप्त किया? तो उसका कौन सा पुत्र सिंहासन को प्राप्त किया? मुअज्जम, ठीक ना, या आपको मोहम्मद आजम, या आपको कामबख्श, या मोहम्मद अकबर। तो ये चार के चारों औरंगजेब के पुत्र थे और ये आपसे गृह युद्ध में भी संलग्न थे। ठीक ना। लेकिन अंत में जोजाऊ के युद्ध में आपको मुअज्जम विजय हुआ और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर बैठा। किस नाम से? बहादुर शाह, एक मिनट, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ये आपको इससे संबंधित आपको पहले बात हुई। ठीक ना। औरंगजेब, अब यहीं पे औरंगजेब के मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो थी यह 1707 ईस्वी में हुई। कब? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु हुई। औरंगजेब के कुल पुत्रों की संख्या कितनी थी? तो ये आपको यही चारों, ये मुअज्जम, आजम, कामबख्श और मोहम्मद अकबर, ये चारों औरंगजेब के पुत्र थे। और इसके बाद बहादुर शाह जब गद्दे पर बैठा तो बहादुर शाह का जो शासन काल था, इसका शासन काल कब से कब तक? तो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह यह गद्दी पर बैठता है। एक बात और, सबसे अधिक उम्र में गद्दे पर बैठने वाला यह बादशाह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सब। अगले प्रश्न में किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? यानी किसने कहा कि सैनिक अदक्षता के कारण ही मुगलिया सल्तनत जो थी वह समाप्त हुई, पराजित हुई? इसके विषय में सर यदुनाथ सरकार का कथन है, या विलियम आर्विन का, या सर देसाई का, या स्मिथ का? ये सभी प्रश्न, यही छोटे छोटे प्रश्न आपको जो है परीक्षाओं में फंसाते हैं। ठीक ना। तो ये आपको किसने कहा था कि मुगल काल सैनिक अक्षमता के कारण, यानी मिलिट्री डिसएबिलिटीज के कारण जो है पराजित हुआ? तो ये कोई और नहीं बल्कि विलियम आर्विन ने यह कथन कहा था कि सैनिक अदक्षता के कारण ही आपको क्या पराजित हुई। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न के ओर चलते हैं और
जजाओं का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। अभी पहले ही लाइन में मैंने बोला था कि जजाओं का युद्ध जो था ये आपको कब लड़ा गया, तो 18 जून 1707 ईस्वी को। कब? 18 जून 1707 ईस्वी को जजाओं का युद्ध आपको लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो मुअज्जम और आजम के बीच। किसके? मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया। और आपको जो है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप है आपको मुगलिया सल्तनत में आपको नए राजा बादशाह का चयन होता है और इस युद्ध में मुअज्जम विजयी हो जाता है। कौन? तो मुअज्जम के विजय होती है, मुअज्जम विजयी। और किसके नाम से? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको इतने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ओर चलते हैं, अगले प्रश्न के श्रृंखला को करते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया, तो जजिया कर को तो समाप्त किया ही था, साहू के इसने रिहाई भी की थी और इसके द्वारा जो है कि दरबार में फिर से होली खेलने के शुरुआत भी इसके द्वारा किया गया। तो इसके द्वारा आपको सती प्रथा का समर्थन किया गया। ये बड़ा कठिन थोड़ा सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। कार्य नहीं किया गया, जजिया कर को इसने समाप्त नहीं किया था। किसे? जजिया कर को। बाकी इसके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन इसने जजिया कर को समर्थन नहीं किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न के श्रृंखला को करते हैं। चलिए देखिए, आइए ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? तो जफर का मतलब होता है आपको गाना गाने वाला या आपको शायर लिखने वाला, ठीक ना। ये आपको कोई और नहीं था, बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। ये आपको यही थे, जफर के नाम से जाने जाते थे। अब इनसे संबंधित कुछ बातें आप सब याद कर लीजिए। इनका जैसे पूछे कि शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इनका शासनकाल बच्चा आपको 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। ये आपको अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह इन्हें माना जाता है। और क्या था? तो 1857 के क्रांति के विद्रोही नेता, 1857 के क्रांति के विद्रोहियों के नेता थे, यो के नेता बने। और क्या था? तो इनकी मृत्यु जो थे रंगून में हुई थी। इनकी मृत्यु रंगून में हुई यानी इनकी मृत्यु देश से बाहर हुई है। ये आपको प्रमुख बातें रही। समझ में सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? सारे लोग आराम से प्रश्नों को करते चले। देखिए इसमें 4 प्रमुख बातें आप सबके सामने हैं।
ये अंतिम मुगल बादशाह थे। पूछता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। आपको 1857 के क्रांति के विद्रोही नेता थे और इनकी मृत्यु ये अभी ही यूपी SSSC के जो पिछला लेखपाल का पेपर 2017-18 में हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आइए, आपको अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ये आपको प्रश्न, ये प्रश्न भी कई बार अली गौहर के विषय में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो शाह आलम द्वितीय, ये बिल्कुल आलमगीर द्वितीय, ये भी नहीं, मोहम्मद शाह या आपको शाहजहां द्वितीय। तो ये आपको गद्दे पर जो बैठा ये कौन बैठा, तब आपको बता दूं कि इसमें जो है कि शाह आलम द्वितीय का ही वास्तविक नाम जो था अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर माना जाता है। अब शाह आलम द्वितीय का यदि आप शासन काल देखें तो आपको जो है कि इनका शासन काल के अगर देखा जाए तो इनसे कई तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं या बनते हैं। ये आपको जो है कि ये अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथों की कठपुतली थे। क्या थे ये? अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथों की कठपुतली थे। हाथों के कठपुतली थी। एक बात हुआ। दूसरा बात जो था ये आपको इनका यदि देखा जाए इतिहास के पन्नों में शासन काल, तो इनके समय में ही द्वितीय 22 अक्टूबर 1765 ईस्वी को बक्सर का युद्ध में भाग लिए। ये आपको बात हुई। फिर आपको इलाहाबाद के संधि इन्हीं के समय में हुई। और कब हुई? तो 1765। पूरा यदि एक्यूरेट डेट लिखना चाहते हो तो डेट भी लिख लो। आपको 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद के संधि हुई। ठीक, 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच संधि होती है। ठीक ना? ये इन्हीं के समय में आपको जो है ये संधि होती है। ठीक, शाह आलम द्वितीय ही तो था। अली गौहर, ठीक है। नेक्स्ट, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह का जो पहला आक्रमण था वो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कब हुआ? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह था। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है
ये देखो, पहला बनता है नादिर शाह से क्या बनेगा। तो ये प्रश्न देखिए, पहला सवाल बनता है कि आपको हाँ, नादिर शाह को कहाँ का नेपोलियन बोलते हैं। तो नादिर शाह को इसे ईरान का नेपोलियन बोलते हैं, इसे ईरान का नेपोलियन नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा, इसने तख्त ए ताउस को ईरान उठा ले गया। नेक्स्ट आपको इसका दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ। तो आपको 1739 ईस्वी में इसका दिल्ली पर आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी में। यही मोहम्मद शाह से क्या बनता है, तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह क्या हुआ। तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। ये यहाँ से इतने प्रश्न आप सबको बनते हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों को आप आसानी से अपने प्रश्नों के श्रृंखला को करिएगा, आराम से करिएगा और करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी। तो राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि जो है रफी उद दौला के द्वारा, या आपको शाहजहां के द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा, या मोहम्मद मुअज्जम के द्वारा दिया गया था। तो इसे जो उपाधि थे, आपको उदय जय सिंह को सवाई के उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। फर्रुखसियर जो था, ये आपको इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो इसका शासनकाल तो आपको 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। 1713 से 1719 इसका शासनकाल माना जाता है। इसके बाद आपको क्या हुआ, तो आपको इसके समय में अंग्रेजों के साथ एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसे आपको अंग्रेजों का भारत में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको जो है इसे चालाक लोमड़ी, क्या कहते हैं, इसे चालाक लोमड़ी के नाम से भी या घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों का व्यापारिक मैग्ना कार्टा इसी केस में ठीक ना हुआ। ये आपको नेक्स्ट देखिए,
1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए? तो 1835 यदि समय दिया है तो ये आपको लास्ट से एक पहले, ठीक ना, आपको जो थे वो अकबर द्वितीय के शासन काल में आपको जो है सिक्के बंद हो गए थे। 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन अकबर द्वितीय का माना जाता है। इसके द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी गई। मोहन राय को दी गई। नेक्स्ट बात में आप ये कह सकते हैं कि ये आपको जो है दूसरा अंतिम मुगल बादशाह था। दूसरा अंतिम मुगल बादशाह। ये दूसरा अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्नों के श्रृंखला में चलें। ये रहा आपको एक तरफ सुमिलित करने के लिए दिया गया है। तो अभी ही हम सब ने आपको बताया कि घृणित कायर किसे कहते हैं। तो घृणित कायर आपको जो है फर्रुखसियर को कहा जाता है। अब देखो, तीसरे का पहला किसी में मिल रहा है। तीसरे का पहला अब यहाँ आपको दो जगह पे तीसरे का पहला मिल रहा है, यानी अभी भी आप सब हम सब गलत कर सकते हैं, ठीक ना। ये गलत कराने के लिए हमारे आपके पास दिया हुआ है। अब देखो, ठीक है, अब बहादुर शाह को क्या कहते थे? तो बहादुर शाह जो था इसे साहेब बेखबर कहकर संबोधित किया जाता था। क्या कहते थे? तो साहेब बेखबर। अब आपको मिला पहले का दूसरा, यानी ये आपको आंसर मिल गया। अब देखिए आपको जो है कि दूसरे का आपको साहेब बेखबर, फिर दूसरे का तीसरा, जहां मोहम्मद शाह को क्या कहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहकर संबोधित किया करते थे। तो आपको 2, 3 एकदम बिल्कुल 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4, यानी ऑप्शन संख्या 2 जो है ये बिल्कुल, ये सब याद किए रहिए। साहेब खबर, बहादुर शाह, शाहजहांदार शाह, लंपट बा, बेवकूफ बा, लंपट मूर्ख बा, और फर्रुखसियर, घृणित कायर, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसी नाम है, रट लो। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अब रंगीला कौन है? तो मोहम्मद शाह है। फर्रुखसियर, घृणित कायर, फर्रुखसियर नहीं याद हो रहा है तो लंपट मूर्ख, जहांदार शाह, ऐसे पूरा रट डालो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय के उपाधि धारण की? तो शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तब आपको जवाब देना है रफी उद दर्जात के द्वारा, रोशन अख्तर के द्वारा, या आपको रफी उद दौला के द्वारा, या फर्रुखसियर के द्वारा। तो आपको शाहजहां द्वितीय रफी उद दौला के द्वारा शाहजहां द्वितीय के उपाधि धारण की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधि, चूंकि अभी ही व्याख्या में मैंने बताया कि इसे अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा?
तो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवीर नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? यानी लाल कुंवीर नामक गणिका जो थे उसका राज के कार्यभार में बहुत अधिक हस्तक्षेप हुआ करता था। तो भैया अभी पीछे पढ़े ना आपको रंगीला तो मूर्ख लोगों के शासन काल में आपको जहांदार शाह के शासन काल में लाल कुंवर नामक एक जो थे महिला गणिका थे अति प्रभावशाली, उसका दरबार में था। नेक्स्ट, मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का सही क्रम, तीनों वजीर दिया हुआ है, सही क्रम वजीरों का आपको लगाना है। तो इमाद उल मुल्क तो एकदम ऐसे नीचे रखिए, सफदर जंग को थोड़ा ऊपर रखिए, और आपको जो है जाविद खान नीचे दिए गए, क्या यार क्या बनाते हैं सब, नीचे दिए गए कुट को नाम भी सब सही से नहीं लिख पाते हैं। पीपीटी बनाने में सबके क्या बोलूं। अब देखो 3 1 2 3 1 2 कहीं है 3 1 2 यही 3 1 2 ये आपको इसका जवाब होगा। ये मुगल बादशाह में क्रमशः वजीर बने थे, उत्तरवर्ती वजीरों में इनका नाम मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किंग मेकर किसे कहते हैं? तो किंग मेकर आपको जो है रफी उद दर्जात को एवं रफी उद दौला को, जहांदार शाह एवं अहमद शाह को, या हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां को, या जुल्फिकार अली एवं अब्दुल्ला को, तो ये आपको हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां यही आपको माने जाते हैं। इन्हें और तो और इन्हें सैयद बंधु भी कहा जाता है, सैयद बंधु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। साथ ही साथ ये भारतीय मुसलमान दल के खेमा से थे, ये भारतीय मुस्लिम खेमा आपको खेमे से थे ये एक बात हुई। अब देखो इन्होंने दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर 4 राजाओं को बैठाया और उतारा। ये सारा काम इन्हीं दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। ये जो था ये वजीर था, और हुसैन अली जो था ये मीर बख्शी था, मीर बख्शी, यानी एक भैया वजीर बन गया था और एक भाई सेनापति बन गया था, और इन्हीं दोनों ने मिलकर राजाओं को गद्दे पर उतारा, बैठाया, चढ़ाया, लेकिन बाद में इनका भी पतन हुआ। ठीक ना। किस मुगल बादशाह के शासन काल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो सैयद बंधु के शक्तिशाली बनने में सबसे बड़ी भूमिका जो थे वह फर्रुखसियर का शासन काल था। फर्रुखसियर ने इन्हें षड्यंत्र करके मरवाने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही जब इन्हें पता चल गया तब ये लोग जो थे ये आपको सैयद बंधु ये आपको वहाँ पे यानी मराठा पेशवा बाजीराव से आपको बालाजी विश्वनाथ जो थे, बालाजी विश्वनाथ से ये समझौता कर लेता है और समझौते के तहत इसे बर्खास्त करके फिर अगला गद्दी पर दूसरे को बैठाने में सफल हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए।
सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का अंत, ये आपको ये भी, अब देखो सैयद वंशों का सबसे प्रादुर्भाव किसके काल में? तो फर्रुखसियर के काल में। और अंत किसके काल में हुआ? तब मोहम्मद शाह के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है। और इनका अंत करने वाला कोई और नहीं, ईरानी तुरानी दल का नेता निजाम उल मुल्क अर्थात चिनकिलीज खां के द्वारा इनका अंत किया जाता है। ये आपको देखने को मिलता है कि इनका अंत किसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट की भूमिका अधिक थी? यानी पूछ लिया कौन सा गुट अधिक सक्रिय माना जाता है सैयद बंधुओं के पतन में? तब अभी ही मैंने बताया कि तुरानी गुट जो था, तुरानी गुट का आपको तुर्क के रहने वाले थे और इनका नेता निजाम उल मुल्क था। कौन? निजाम उल मुल्क। आपको बाद में ये भी यहाँ से छोड़कर मोहम्मद शाह के शासनकाल में मोहम्मद शाह बहुत अधिक संकालु प्रवृत्ति का था और उसके दरबार में हमेशा वाद विवाद हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में इसने मुगलिया दरबार को छोड़ दिया और ये मुगल दरबार को छोड़कर हैदराबाद में जाकर एक नए प्रांत हैदराबाद की स्थापना की। 1723 ईस्वी में इसने हैदराबाद रियासत की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ? अच्छा, डेट दे दिया, डेट दे दिया कि कब अधिकार हुआ, ठीक ना। तो इसका अधिकार जो था ये याद किए रहिएगा कि 24 फरवरी 1739 ईस्वी या 20 मार्च 1739 ईस्वी या आपको 20 मार्च 1761, तो ये होगा तो कोई यही दो में से, ठीक ना। क्योंकि 1739 तो आपको बताया ही हूँ, लेकिन उम्मीद है और क्या सही है कि ये आपको कब, तो 20 मार्च 1739 ईस्वी को इसने अर्थात नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक, चलिए मोहम्मद शाह के शासन काल में मोहम्मद शाह तख्त-ए-ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर कर दो या बहादुर शाह द्वितीय कर दो, ठीक ना। बहादुर शाह द्वितीय। इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम अकबर द्वितीय था। ये अकबर द्वितीय का पुत्र हुआ करता था। ये आपको बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको किसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व बहुत अधिक था? तो हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व जो था किसके समय में था? तो ये मोहम्मद शाह के शासन काल में, या आपको जो है ये आपको अहमद शाह के शासन काल में, या आलमगीर शाह के शासन काल में, या शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। तो शाह आलम द्वितीय के शासन काल में था कि आपको जो है, तो इसका जवाब यदि देखा जाए तो लंपट मूर्ख या रंगीला किसे कहा गया है? तो रंगीला आपको रंगीला किसे कहा गया है? तो ये आपको मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। तो इस तरह आप यदि जवाब देखोगे तो महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व जो था वह किसके समय में? मोहम्मद शाह के शासन काल में महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित था। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको जो पूछा है ये आइए देखें कि मुगल सम्राट जहांदार शाह के आपको मुगल सम्राट जहांदार शाह के आपको जो है जहांदार शाह के शासन काल के
का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो उसके वजीर ने गद्दी से उतार दिया, या आपको सीढ़ी से उतरते वक्त, ये तो बिल्कुल नहीं है, या एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, या आपको मदिरा के अत्यधिक सेवन के कारण आपको उनके मृत्यु हो गई थी। तो आपको यहाँ पे आपको जहांदार शाह जो थे ये उनके भतीजे, कौन? फर्रुखसियर यार, फर्रुखसियर, ठीक ना। उनके भतीजे फर्रुखसियर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और जो है युद्ध में पराजित करके मार डाला, ठीक ना। और इस तरह जहांदार शाह का शासन का अंत हो जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर आइए। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था, या बहादुर शाह जफर था, या शाह आलम था, या शाहजहां था? तो एकदम शानदार इस प्रश्न के जवाब को जरूर देखिए, ठीक ना। तो ये आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल बादशाह माना जाता है। मैंने इसकी व्याख्या भी करा दी थी, और एक बार शासनकाल फिर से देख लो भाई। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1837 से लेकर 1857, यानी लगभग इसने 20 वर्षों तक आपको जो था गद्दी पर बैठा, ठीक ना। ये आपको आखिरी या अंतिम मुगल सम्राट भी था। साथ ही साथ 1857 के विद्रोहियों का ये विद्रोही नेता भी माना जाता है। चलिए आप भी तब तक एक चाय की चुस्की लेते रहिए, हम भी ले लेते हैं, ठीक ना। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगले प्रश्न को आइए करते हैं, ठीक, करते रहिए। देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिला होने से रोक दिया था? तो ये कोई और नहीं, ये शाह आलम द्वितीय ही थे, ठीक ना। ये आपको शाह आलम द्वितीय, आपको कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इन्हीं का वजीर गाजुद्दीन जो था वो दिल्ली में दाखिला लेने से इन्हें रोक दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर आइए। और अगले प्रश्न में ये है कि मयूर सिंहासन पर, अभी पीछे बताया है, मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह ने, आपको अभी पीछे फिर मैंने बताया था कि 20 तारीख को 20 जून आपको 1739 ईस्वी को, 20 जून 1739 ईस्वी को इसका आक्रमण हुआ, और आक्रमण किया तो दिल्ली पर इसने अधिकार भी कर ली थी, ठीक ना। और ये आपको किसका? नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण हुआ और दिल्ली पर, ठीक ना। और क्या किया कि तख्त ताउस को नादिर शाह ने उठा ले गया। नादिर शाह को यहीं पर मैंने पीछे क्लास में बताया भी है कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है। तब आपको नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने कुल 5 बार भारत पर उसके आक्रमण हुए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था? चांद बीबी तो पहले नहीं होगा, क्योंकि चांद बीबी अहमदनगर के हैं। यदि दिमाग में आप सबको जरा सा भी
होगा तो। नासिरा भी बिल्कुल है, नाम सुना सुना नहीं लग रहा है। मुगलानी बेगम में भी, ये में भी नहीं, यही मुगलानी बेगम है, आपको जो थे ये पंजाब के सूबेदार के रूप में काम की थे मुगलानी बेगम, ठीक ना, अलाउद्दीन आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट, अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो दिल्ली पर अधिकार शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था, ठीक ना, शाह आलम द्वितीय के समय में ही। और शाह आलम द्वितीय का शासनकाल आप सबको पता ही है, कब से कब तक है, तो आपको 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक। तो ये आपको प्रमुख बातें हुई। इन्हीं सारी चीजों को हमें आपको बार बार प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें, अब इन्हीं के समय, अब इतने के बीच में क्या क्या हुआ, तो इनके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, और स्वयं भाग भी लिए थे, ठीक ना। युद्ध हुआ किस तारीख को? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इनके समय में और क्या हुआ, तो इन्हीं के समय में बक्सर के युद्ध के बाद आपको इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद के संधि, ये आपको युद्ध के बाद हुई। कितने तारीख को हुई? तब ये आप लिखिएगा कि 12 अगस्त AUG अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। चलिए नेक्स्ट, किसके समय में 1716 ईस्वी में बहादुर शाह को दिल्ली में फांसी दी गई थी? तो ये शासनकाल आपको फर्रुखसियर का चल रहा था। किसका? फर्रुखसियर का शासनकाल आपको चल रहा था। 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर का शासनकाल माना जाता है। और फर्रुखसियर के शासनकाल में ही बहादुर शाह यानी बंदा बहादुर जो था, इसे फांसी दी गई थी। बंदा बहादुर जो था, ये आपको मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम को युद्ध में पराजित किया था, और कहीं न कहीं इसी के समय में चोट लगने के कारण ही बहादुर शाह प्रथम जो था वह आपको बीमार पड़ता है और उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में ये है, ईरान का नेपोलियन के उपमा किसे दी जाते हैं? तो ईरान के नेपोलियन के उपमा आपको नादिर शाह को दी जाते हैं। किसे? नादिर शाह को। नादिर शाह को आपको ईरान के नेपोलियन के उपमा दी जाते हैं, नादिर शाह, ठीक ना। और इसने 1339 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कितने तारीख को? तो 20 जून 1339 ईस्वी को इसका आक्रमण भारत पर हुआ। उस समय भारत में मुअज्जम मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था और ये अपने साथ तख्ते ताउस उठा ले गया। इसे जो है कि नेपोलियन की उपमा दी जाती है और इसके साथ कई महत्वपूर्ण बातें बनती हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, करनाल का युद्ध, ये भी कई बार महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये भी कई बार आप सबसे पूछा गया है कि करनाल का युद्ध जो है ये किसके बीच और कब लड़ा गया। तो करनाल का युद्ध जो है ये 24 फरवरी, अच्छा ठीक ठीक, 24 फरवरी आपको जो है 1740 ईस्वी को करनाल का युद्ध लड़ा गया। कब? 24 फरवरी 1740 ईस्वी को ये करनाल का युद्ध लड़ा गया। सॉरी 40 नहीं है भाई, 39 को करनाल का युद्ध लड़ा गया। और ये करनाल का युद्ध
कोई और नहीं था। ये करनाल का युद्ध किसका था? तो नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच, जिसमें नादिर शाह आपको क्या हुआ? विजयी रहा। यह आपको विजयी रहा करनाल के युद्ध में। लेकिन जब पूछे कि इसका आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था, तो आपको 20 फरवरी, हम जून बता रहे थे क्या, शायद 20 फरवरी 1739 ईस्वी को। नेक्स्ट, किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक किया था? ये भी विलियम हैमिल्टन, ये कोई और नहीं, विलियम हैमिल्टन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था। और उसी के ट्रीटमेंट के बाद ये आपको मैंने बताया था कि अंग्रेजों और मुगल दरबार के बीच एक फरमान जारी हुआ था। उस फरमान के तहत अंग्रेजों को 3,000 वार्षिक जो है रुपए के बदले में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। फिर आपको जो है 2,000 वार्षिक इस पे जो है कि सूरत में उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये सारे कई घटनाएं थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसके आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना था। चूंकि उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना था नहीं, ठीक ना। लेकिन पानीपत के युद्ध में उसके आक्रमण करने का कार्य मराठों से बदला लेना उसका माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। आइए अगले प्रश्न के और हम सब चलते हैं। अगले प्रश्न में, बक्सर का युद्ध किस मुगल बादशाह के समय में लड़ा गया? तो बहादुर शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। यदि यहीं पे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तब आप जवाब दीजिएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो था ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। जब आपसे पूछे कि आपको उस समय बंगाल का दीवान कौन था या बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर आपको कौन था, तब आप जवाब दीजिएगा कि बंगाल का गवर्नर आपको कोई और नहीं बल्कि विंसी टॉड था। विंसी टॉड उस समय ये गवर्नर के रूप में था। विंसी टॉड जो था ये गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट देखिए, सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था? ये आपको किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो अवध का सूबेदार के रूप में, या साम्राज्य का वजीर के रूप में, या मीर बख्शी के रूप में, या बिहार के सूबेदार के रूप में। तो सफदर जंग का जो चयन किया गया था ये आपको किस रूप में? तो साम्राज्य का वजीर या प्रधानमंत्री के रूप में अहमद शाह द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। सफदर जंग के साथ एक विशेषता और थी, यह वजीर और किसी प्रांत का सूबेदार ये दोनों पदों पर, यानी एक तरह से नवाब भी था और दूसरे तरफ से वजीर के पद पर भी यह था। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इसके परिणाम स्वरूप यही हुआ कि मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया। ठीक ना, मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया। या आपको महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही ऑप्शन और भी कई बनाए हुए हैं। अच्छा,
क्या क्या है भाई? सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेज चिंतित हुए? नहीं, अंग्रेज इससे चिंतित नहीं हुए। और उपयुक्त में से सभी कुछ हुआ? नहीं, तो सभी कुछ तो एक तो ऐसे ही बाहर। अब बचे दो में से इनको सफराया जाए, ज़्यादा घिचपिच हो गया है। अब मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ था। दुर्बल तो उसकी दुर्बलता न कहिए, बल्कि एक तरह से कहिए कि इसके बाद जो है उस क्षेत्र में सिखों का अभ्युदय, इस आंसर के साथ जाना ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना, इसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी प्रश्न माना जाता है। ये आपको कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत के युद्ध में आप सबको पता ही होगा कि पानीपत के युद्ध में अंततोगत्वा मराठों का पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई शक्ति आपको जन्म ले। और ये आपको कौन थी? तो अंग्रेजी शक्ति अब धीरे धीरे अपना पांव पसारना चालू कर दिया था। और इतिहासकार एक हैं भी, और उन्होंने कहा भी कि अंग्रेजों पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। तो ये आपको जो है यहाँ से आप ट्रिक से पकड़ लेंगे इसको जवाब देने के लिए, चूंकि मैंने अभी इसके पहले भी इससे संबंधित चीजें बताया था, ठीक ना। तो ये एक बात इतिहास के पन्ने में बता रहा था कि यह पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, बल्कि इसने यह निर्णय किया कि मराठे भारत पर शासन नहीं करेंगे। इस बात का इसने पुष्टि कर दिया था। तो पानीपत के, तो इसका शासनकाल मैंने बताया था कि 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो इसी के शासनकाल में आपको जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में आपको जो है कि सेना का नेतृत्व, यानी मुगलिया से मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के द्वारा किया गया, ठीक ना। वास्तविक नेतृत्व जो था सदाशिवराव भाऊ के हाथों में ही था। अभी जब जाओगे तो बहुत कुछ है। इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह कौन था, ठीक ना। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर कुल आपको जो है 7 बार आक्रमण किया जाता है। 7 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखो अगली बात, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली और से आलमगीर द्वितीय, अब्दाली और आलमगीर ये दोनों बैठा लीजिएगा, और आपको मोहम्मद शाह भी बैठा लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय भी, और आपको शाह जहां द्वितीय। ये सब के सब ऑप्शन बड़े ही ये सब फंसाने वाले और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ये बनता है। अब पूछ रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत के प्रथम आक्रमण, अच्छा ये तो आलमगीर के समय में भी आक्रमण हुआ, और आपको जो है कि शाह आलम द्वितीय के समय में भी हुआ, लेकिन पूछ रहा है कि पहला आक्रमण किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासन काल में इसका प्रथम आक्रमण होता है, ठीक ना। मोहम्मद शाह के आक्रमण में इसके समय में पहला आक्रमण मोहम्मद शाह के शासन काल में हुआ, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न के और हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो अगले प्रश्न में करनाल के युद्ध में
खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद नियुक्त किया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लो, ठीक ना, ये आपको आईएमपी कर लो। और किसे किया था? तब जवाब देना कि निजाम उल मुल्क अर्थात चिनकिलीज खां को आपको अपना वजीर नियुक्त करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए जल्दी से। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी यानी मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति जो था वह निजाम उल मुल्क अर्थात चिनकिलीज खां है। इसके समय में आपको जो था वजीर के पद पर था, लेकिन पूछ रहा है ये क्या था? तो ये वजीर था, ठीक ना, वजीर के पद पर था। खाने जहां दौरा, खाने दौरान ये आपको जो था मीर बख्शी के रूप में यानी मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति के रूप में आपको यही था। ये सब प्रश्न बड़े ही गूढ़ प्रश्न हैं और बहुत बार परीक्षाओं में फंसाते हैं। छोटा सा कार्यकाल है, छोटा छोटा फिद्दे पिद्दे और रटने में हम सबको बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा की थी? तो ये सबसे प्रमुख भूमिका किसके रहते हैं ये हमको देखना है। तो आपको निजाम उल मुल्क के सबसे बड़ी भूमिका थी। किसकी? निजाम उल मुल्क के सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न के ओर देखते हैं कि क्या प्रश्न है। निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया था? तो ये कोई और नहीं जय सिंह द्वितीय थे। और दिल्ली में ही नहीं भैया, इनसे कई पूछता है। इन्होंने जयपुर में भी स्थापित किया था, इन्होंने जयपुर मथुरा में भी इन्होंने स्थापित किया था, इन्होंने आपको जो है वाराणसी में भी स्थापित किया था, इन्होंने उज्जैन में भी स्थापित किया था, उज्जैन में, और एक नासिक में भी है क्या? ये सभी स्थानों पर इनके द्वारा खगोल विद्या के स्थापना की जाती है। इनके द्वारा कई स्थानों पर आपको स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये अगले प्रश्न में निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी देने वाले शाह आलम द्वितीय थे। कब दिए थे? तब आप बताइएगा कि आपको इलाहाबाद के संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव और आपको इनके बीच हुई थी। इसी के समय बंगाल और बिहार की, कहाँ के? बंगाल एवं बिहार की दीवानी दी गई थी। अंग्रेजों ने बंगाल का दीवान किसे नियुक्त किया था? तो रजा खां को, रजा खां को बंगाल का दीवान बनाया। और आपको बता दे बिहार का सिताब राय को बिहार का दीवान अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, 1773 ईस्वी में जीज मुहम्मदी शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित था, इसकी किसने की थी? तो जय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह के द्वारा यह जो था पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट आपको निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब माना जाता है? तो अवध का के स्थापना सआदत खां के द्वारा, किसके द्वारा? सआदत खां के द्वारा अवध की स्थापना की जाती है। और अवध की स्थापना सआदत खां ने कब की थी? तब आप बताइएगा कि जिस साल आपको जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो नादिर शाह के ऐसे घटना को दिमाग में रख लीजिए, ठीक ना। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। और 1739 ईस्वी में आपको जो है करनाल का युद्ध भी हुआ था ना, 24 फरवरी 1739, ठीक ना। तो उसी के बाद ये आपको शहादत खां के द्वारा
स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ये आपको किसके द्वारा सुविधा प्रदान किया गया था? ये प्रश्न आपको जो है फर्रुखसियर, ये मैंने बताया भी आप सबको कि 1718 ईस्वी में फर्रुखसियर 1717-18 ईस्वी में फर्रुखसियर और अंग्रेजों के बीच एक व्यापारिक समझौता होता है। वही जो विलियम हैमिल्टन रहता है उसे असाध्य रोग का इलाज करता है, जिससे खुश होकर ये आपको उससे समझौता कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न में, आपको निम्न में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिलकिलीज खां, अर्थात आपको इनका एक और नाम मिलता है निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क भी कहते हैं। और हैदराबाद में जो राजवंश स्थापित हुआ उसे निजामी वंश के नाम से भी जानते हैं। इसकी हैदराबाद की स्थापना कब की थी? तो आपको 1723 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क के द्वारा किया जाता है। जय सिंह के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। अच्छा भैया, तो नहीं बनवाई थी, कहाँ नहीं? प्रयागराज में नहीं बनवाई थी, बाकी तो सब मैंने बताया है। मथुरा में, उज्जैन में, वाराणसी में, आपको दिल्ली में, जयपुर में और आपको नासिक में भी शायद बनवाया था, ठीक ना, ये बनवाए थे। निम्न में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का आपको विश्वास पात्र बना था? तो अहमद शाह अब्दाली का नजीब खां जो था, नजीब खां यही आपको अहमद शाह अब्दाली का जो था विशेष जो था बन गया था विशेष विश्वास पात्र कह लो। और अंत में जब अहमद शाह अब्दाली लौटने लगा तो जीते हुए सारे क्षेत्र जो थे इसे ही लौट देकर चला जाता है। तो इस तरह आपको प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुई। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।